हेलो नमस्कार साथियों। तो आपका आज का सेशन है पवन के कार्य या पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। देखो, आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की यदि बात करें तो अपन तीन स्थलाकृतियों के बारे में बात करते हैं। पवन द्वारा निर्मित, नदी द्वारा निर्मित और हिमानी द्वारा निर्मित। ठीक है, आपके सिलेबस में ये तीनों हैं। वैसे तो 5 प्रकार से पढ़ते हैं: नदी, हिमानी और पवन। इसके बाद पढ़ते हैं भूगर्भीय जल और समुद्र तटीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों के बारे में अपन पढ़ते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 दिए हुए हैं तो इनको अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। और पहला टॉपिक लेंगे अपन पवन के कार्य। जो भी नए स्टूडेंट हों और हमारा चैनल पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके हमारे चैनल से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी और डेली की क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। हमारी क्लास का टाइम है शाम को 6 बजे, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें जो ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हों। चलो स्टार्ट करते हैं। पवन के कार्य यानी पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। 3 चीज़ें अपन पढ़ेंगे इसमें, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, कॉलेज लेक्चरर वाले में। स्कूल व्याख्याता की यदि बात करें, स्कूल व्याख्याता आरपीएससी, इसमें देखो जो सिलेबस में प्रकार की स्थलाकृतियाँ दी हुई हैं: पवन निर्मित, दूसरी है नदी निर्मित, तीसरी है हिमानी निर्मित या हिमनदी निर्मित। ठीक है, ये तीनों आपके सिलेबस में हैं। इनको अपन एक एक क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आज पहला है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तर जालक, प्रस्तर जालक निर्मित होते हैं। प्रस्तर जालक किस प्रकार की स्थलाकृतियों में निर्मित होते हैं? तो प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है वायु या पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में। देखो, एक जब किसी चट्टान में पवन द्वारा, किसी चट्टान में पवन द्वारा इस प्रकार छेद या रंध्र कर दिए जाते हैं, कटाव द्वारा या अपर्दन द्वारा। जब पवन द्वारा अपर्दन करके किसी चट्टान में इस प्रकार छेद कह सकते हैं या रंध्र कह सकते हैं बना दिए जाते हैं, तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति बनती है उसे अपन प्रस्तर जालक कहते हैं। प्रस्तर जालक से मतलब है पत्थर में जाल। पत्थर में जाल यानी देखो, एक चट्टान में एक जालीनुमा आकृति का निर्माण हो गया है, इसलिए इसे हम प्रस्तर जालक कहते हैं। और इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण कहाँ पे होता है? वायु द्वारा होता है और शुष्क क्षेत्रों में होता है। शुष्क, इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तर जालक कहाँ बनती हैं? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में। और किस प्रकार से बनती हैं? वायु के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। अगला है सैफ की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? पहले तो देखो, सैफ होते क्या हैं?
बर्फान आकृति आपने देखी होगी, सुनी होगी, जिसका निर्माण पवन द्वारा मरुस्थल में किया जाता है। इस प्रकार से आकृति होती है, देखो बर्फान की। इस प्रकार अर्धचंद्राकार टीले होते हैं, अर्धचंद्राकार टीलों को अपन कहते हैं बरखान। अर्धचंद्राकार टीले या बरखान, इनका निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों द्वारा किया जाता है या वायु से इनका निर्माण किया जाता है। जब वायु बरखान के जैसे दो कोने हैं या दो भुजाएं हैं इसकी, जब इसका निर्माण देखो कटाव द्वारा ऐसे हो जाता है, यानी कि एक कोने का यहाँ से निक्षेपण हो जाता है, एक कोने का यहाँ से बरखान था, अब बरखान से देखो ये ऐसे बन गया, एक कोना इसका बचा हुआ है और यहाँ पे इसका कटाव हो गया, पवन द्वारा इसका अपर्दन कर दिया गया, तो ये इस प्रकार की आकृति बन गई। इसे अपन कहते हैं शीर। अर्धचंद्राकार टीले या बरखान में के जब एक भुजा का अपर्दन हवा द्वारा कर दिया जाता है तो उसे अपन कहते हैं सेफ, और ये होता है वायु के द्वारा, वायु के द्वारा इसका निर्माण या पवन द्वारा इसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। डेलवेक बाल का स्तूप, ये डेलवेक नहीं है, वेलवेक है। वेलवेक बाल का स्तूप के विशिष्ट लक्षण हैं, यानी कि ये इस प्रकार के बाल का स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वेलवेक बाल का स्तूपों की यदि बात करें तो ये थार के मरुस्थल के लक्षण हैं। आपके थार का जो मरुस्थल है राजस्थान, यानी कि इंडिया में राजस्थान में है, और राजस्थान की इंडिया की यदि बात करें तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इन 4 स्टेटों में ये फैला हुआ है। सर्वाधिक आपके राजस्थान में है थार का मरुस्थल, और इसी में है मिलती हैं आपकी वेलवेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ या बाल का स्तूप। बाल का स्तूपों के कई प्रकार हैं, जिनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। लोएस का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? लोएस, देखो लोएस होता क्या है, जब पवन अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या कणों को उड़ाकर ले जाती है और उनमें आपस में सन्य घर्षण से, यानी आपस में घिसने से छोटी छोटी रेत का निर्माण होता है, तो उसे अपन लोएस कहते हैं। यानी कि पवन द्वारा रेत का निर्माण, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से जब उनको सन्य घर्षण के द्वारा रेत का निर्माण किया जाता है तो उसे अपन कहते हैं लोएस। लोएस जो स्थलाकृति है वो चीन में मिलती है। तो यहाँ पे देखते हैं पवन अपर्दन द्वारा, पवन निक्षेपण द्वारा, शुष्क क्षेत्रों में वाहित जल द्वारा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में हेम नदी के निक्षेपण द्वारा। तो लोएस प्रकार की स्थलाकृति मरुस्थलीय क्षेत्रों या शुष्क क्षेत्रों में बनती है, मरुस्थलीय या शुष्क क्षेत्रों में, और उसका निर्माण पवन द्वारा होता है। तो पवन अपर्दन द्वारा इसका निर्माण होता है लोएस का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला है लोएस बनता है, यानी कि सेकंड भी लोएस का ही क्वेश्चन है, लोएस कैसे बनता है।
अभी बताया था मैंने, जब पवन द्वारा रेत का निर्माण किया जाता है, छोटी छोटी रेत होती है, इसके कण छोटे छोटे होते हैं, उस रेत का जब पवन निक्षेपण करती है, यानी कि पहले तो उसका अपर्दन किया, अपर्दन करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया और उसको बहाकर अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और किसी स्थान पर उसको जमा कर देती है, उस क्षेत्र को कहते हैं अपन लोएस्ट क्षेत्र। ऑप्शन देखते हैं, ज्वालामुखी धूल के नदी द्वारा जमा करने से, जी नहीं। महीन पिसे हुए पवन निक्षेपित पदार्थ से, महीन पिसे हुए पवन निक्षेपित पदार्थ से होता है इसका निर्माण। और आगे भी देख लेते हैं, हिमनदीय विस्थापित पदार्थ द्वारा, जी नहीं। क्षारीय लवण की पपड़ी बनने से, तो जी नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लोहेस का निर्माण होता है पवन द्वारा, महीन पिसे हुए जो निक्षेपित कण होते हैं उनसे निर्माण होता है लोहेस का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला है ड्राई कांटर। ड्राई कांटर संबंधित है, देखो पवन अपर्दन से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो उन स्थलाकृतियों में जब पवन तीन प्रकार की क्रिया करती हैं, देखो घर्षण, अपघर्षण कह सकते हैं, अपघर्षण, सन्निघर्षण और अपवहन। ये तीन प्रकार की क्रियाएं करती है पवन। अपघर्षण से मतलब ये है, यानी पवन की रगड़ से, यानी पवन की रगड़ के द्वारा जब चट्टानों में अपर्दन होता है, घिसाव होता है, उसे तो कहते हैं अपन अपघर्षण। चट्टानों में घिसाव, चट्टानों में घिसाव से मतलब है पवन द्वारा जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनको, उनसे टकराकर या उनसे रगड़ खाकर जब निकलती है पवन, तो उनका अपर्दन होता है। अपर्दन से वो छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे महीन रेत में परिवर्तित हो जाती है, तो इस क्रिया को कहते हैं अपघर्षण। जब पवन इनमें से कुछ कणों को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और उन कणों में उड़ते हुए, यानी कि पवन जब उड़ाकर ले जाती है तो उन कणों में आपस में जो घर्षण होता है, यानी कि पवन द्वारा अपर्दन किया, अपर्दन से छोटे छोटे कणों में बट गया जो चट्टान थी, अब उस चट्टान के उन कणों को, छोटे छोटे कणों को पवन अपने साथ बहाकर ले जा रही है, और अपने साथ जब बहाकर ले जा रही है तो बहते टाइम, उन कणों के बहते टाइम आपस में घर्षण से उसको और छोटे छोटे कणों में तोड़ती है, तो इस क्रिया को कहते हैं सन्निघर्षण। टुकड़ों के आपस में घर्षण का, टुकड़ों के आपस में घर्षण से होता है सन्निघर्षण। और अपवहन की बात करें, जब कणों को पवन बहाकर ले जाती है या उड़ाकर ले जाती है, उसे कहते हैं अपवहन। कणों को बहाकर या उड़ाकर ले जाना, कहलाता है अपवहन। ठीक है, अपघर्षण हो गया, सन्निघर्षण होगा, अपवहन हो गया। अब बात करते हैं ड्राई कांटर की। देखो जब टुकड़ों का अपघर्षण करती है, यानी कि सन्निघर्षण करती है पवन जब पवन के बहाव में टुकड़ों का सन्निघर्षण होता है, तो कुछ टुकड़े त्रिकोणीय आकृति में, कुछ टुकड़े त्रिकोणीय आकृति में, कुछ टुकड़े त्रिकोणीय आकृति में कुछ टुकड़े त्रिकोणीय आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको कहते हैं ड्राई कांटर। और इनका निर्माण होता है पवन द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, इसमें आपने कई चीजें देखी। पवन द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं अपघर्षण, सन्निघर्षण और अपवहन।
और इस सन्निकर्षण के दौरान ही जब टुकड़े त्रिकोणीय आकृति में परिवर्तित हो जाते हैं उसको अपन कहते हैं ड्राई कांटार। और ड्राई कांटार का निर्माण यदि बात करें तो ये शुष्क स्थलाकृति से होता है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है और पवन द्वारा इनका निर्माण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। बालसन, देखो बालसन संबंधित है, बालसन एक प्रकार से हम झील कह सकते हैं। जैसे कोई क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, ठीक है, इसमें चारों तरफ से नदियां आके गिरें, ठीक है, चारों तरफ से नदियां आके गिरें, बालसन इसको कहेंगे अपन, बालसन। ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र होता है जब किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में नदियां चारों तरफ से आगे गिरें, आकर गिरें, उस क्षेत्र को बालसन कहते हैं। ठीक है, ये आपका बालसन है, जो कि आपकी सांभर झील है उसको हम बालसन का उदाहरण मान सकते हैं, क्योंकि उसमें आसपास से कुछ नदियां आकर गिरती हैं। बालसन संबंधित है तो शुष्क स्थलाकृति से बालसन आपका संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पवन अपर्दन द्वारा निर्मित भू आकार है, यानी पवन अपर्दन से किस आकृति का निर्माण होता है इनमें से। देखो छत्रक, छत्रक सेल जिसे हम मशरूम रॉक भी कहते हैं, ज़्यादातर ये सहारा मरुस्थल में आपको देखने को मिलती हैं। इसको हम गारा भी कहते हैं, सहारा में इसको गारा के नाम से। देखो इस प्रकार की स्थलाकृति होती है। जब कटाव द्वारा, ठीक है, जब पवन द्वारा कटाव करके किसी चट्टान को एक छतरी नुमा आकृति में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये देखो कठोर चट्टान होगी ऊपर वाली, कठोर चट्टान, कठोर चट्टान थी इसलिए इसका अपर्दन ऊपर से नहीं हो पाया। ये होगी मुलायम चट्टान, इसलिए इसका नीचे से अपर्दन हो गया और एक छतरी नुमा आकृति बनी जिसे अपन कहते हैं छत्रक शिला। छत्रक शिला या इसे अपन मशरूम रॉक भी कहते हैं। मशरूम रॉक भी कहते हैं और सहारा में इसको गारा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जिसका ऊपरी भाग चट्टान जो होती है वो कठोर होती है, इसलिए उसका अपर्दन नहीं हो पाता है। उसके नीचे एक मुलायम चट्टान पाई जाती है, उसका अपर्दन हो जाता है और इस प्रकार से एक छतरी नुमा आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम छत्रक शिला या मशरूम रॉक और सहारा में इसको गारा कहते हैं। तो इसका निर्माण होता है पवन द्वारा, वो है छत्रक शिला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। लेपिज की यदि बात करें तो लेपिज एक हिमानी निर्मित स्थलाकृति है, एस्कर भी एक हिमानी निर्मित स्थलाकृति है और पुलिन की यदि बात करें तो पुलिन समुद्रीय जल द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। बेमेल है, यानी इनमें से हमको गलत छांटना है, गलत कौन सा है। घोल क्रिया, घोल क्रिया ये क्रिया ज्यादातर भूमिगत जल में कार्य करती है। ठीक है, अपघर्षण की बात करें तो अपघर्षण को अभी हमने लास्ट डिस्कस किया, तो अपघर्षण आपकी पवनों के द्वारा ही होता है, शुष्क क्षेत्रों में जो होता है, और ये
घोल क्रिया होती है काष्ठ क्षेत्रों में होती है, चूनायुक्त क्षेत्रों में। जलीय दाब की क्रिया की यदि बात करें तो ये भी नदियों द्वारा होती है। जलीय दाब क्रिया नदियों द्वारा ही होती है। और अपवाहन की बात करें तो अपवाहन लहरों द्वारा नहीं होता है, ये पवनों द्वारा होता है। अपवहन आपका पवनों द्वारा होता है। घोल क्रिया भूमिगत जल द्वारा होती है, अपघर्षण पवनों द्वारा होता है। जल दाब क्रिया ये नदी द्वारा होती है। अपवहन जो होता है वो पवनों द्वारा होता है या नदी द्वारा भी अपवहन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्षयन खाली जगह में यांत्रिक अपक्षयन से ज्यादा प्रभावशाली है। यानी कि रासायनिक अपक्षय खाली जगह में, यानी कि इनमें से किस क्षेत्र में यांत्रिक अपक्षय से ज्यादा प्रभावशाली है। रासायनिक अपक्षय होता है एक होता है यांत्रिक अपक्षय, या इसको अपन भौतिक अपक्षय भी बोल सकते हैं। भौतिक अपक्षय भी बोल सकते हैं। तो रासायनिक अपक्षय ज्यादातर देखो शुष्क क्षेत्रों में जो होता है वो भौतिक अपक्षय होता है। अर्धशुष्क प्रदेश में भी भौतिक अपक्षय होता है। और समुद्र नदीय प्रदेश, समुद्र या नदीय प्रदेशों में ही आपका भौतिक अपक्षय ही होता है। लेकिन शीतल तापमान प्रदेश जो होता है उसमें आपका रासायनिक अपक्षय अधिक कार्यकारी होता है, अधिक कार्य करता है। तो शुष्क प्रदेश में आपका भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय कार्य करेगा। अर्धशुष्क प्रदेशों में भी भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय कार्य करेगा। और समुद्र नदीय प्रदेश जो है उसमें भी यांत्रिक अपक्षय ही ज़्यादा कार्य करता है। बाकी यदि बात करें तो शीतल तापमान प्रदेश में आपका रासायनिक अपक्षय काम करेगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है, पवन की क्रियाएं मशरूम चट्टान को तैयार करती हैं जो ज्यादातर दिखाई पड़ते हैं। अभी हमने बात की थी मशरूम रॉक के बारे में। पवन द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है जो एक छतरी नुमा स्थलाकृति का निर्माण करती है, जिसमें ऊपरी चट्टान जो होती है आपकी कठोर होती है और नीचे उसके मुलायम चट्टान होती है। पवन द्वारा कठोर चट्टान का अपरदन नहीं किया जाता है, जबकि मुलायम चट्टान का अपरदन नीचे से कर दिया जाता है, जो कि एक छतरी नुमा आकृति का निर्माण करती है, जिसे हम मशरूम रॉक भी कहते हैं या छत्रक शिला कहते हैं। देखो मशरूम चट्टान की बात कर रहा है, मशरूम छत्रक शिला, या सहारा में इसको अपन गारा भी कहते हैं। सहारा मरुस्थल में इसे गारा कहते हैं। शुष्क क्षेत्रों की स्थलाकृति है, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्रों की ओर, या कह सकते हैं अपन रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। सीफ के संदर्भ में सही कथन छांटिए। सीफ के बारे में मैंने आपको बताया था। एक जैसे बरखान होते हैं, बरखान एक अर्धचंद्राकार आकृति होती है, इस प्रकार से बरखान बने हुए होते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति, ये तो हो गया आपका बरखान, ठीक है। और जब बरखान में पवन द्वारा इसके एक कोने का अपर्दन कर दिया जाता है, जैसे कि इस प्रकार, यानी कि इसके एक कोने का अपर्दन होके इसमें से ये आकृति बनी, तो इसको अपन कहेंगे सीफ। और सीफ तरह की आकृतियों का, स्थलाकृतियों का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? शुष्क क्षेत्रों में। अब देखते हैं आगे। सीप परावलय बाल का स्तूप होते हैं, परावलय बाल का स्तूप नहीं होते हैं। सीप केवल एक भुजा वाले बाल का स्तूप होते हैं। जी, एक सीप एक भुजा वाले ही बाल का स्तूप होते हैं, क्योंकि बरखान की दो भुजाएं होती हैं, जिसमें पवन के द्वारा एक भुजा का अपर्दन कर दिया जाता है, और जो एक भुजा बच जाती है बरखान की, उसे अपन कहते हैं सीप। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीप एक भुजा वाले बाल का स्तूप होते हैं, बाल का यानी कि रेत के टीले होते हैं। ऑप्शन बी आप। अपसल्कन मुख्यतः अपक्षय का एक प्रकार है। अपसल्कन एक, यानी कि इसको कहते हैं हम एक्सफोलिएशन।
एक्सफोलिएशन मुख्यतः एक अपक्षय का प्रकार है, यानी कि एक्सफोलिएशन जो है वो रासायनिक अपक्षय है या आपका भौतिक अपक्षय है, वो हमको देखना है। तो एक्सफोलिएशन की यदि बात करें तो एक भौतिक अपक्षय का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, देखो एक चट्टान है, इस चट्टान का अपरदन इस प्रकार से होता है, यानी जो इस चट्टान की ऊपरी सतह होती है वो तापमान के द्वारा गर्म होती है, और गर्म होती है तो उसके नीचे जो सतह होती है वो ठंडी होती है। जब और गर्म और जब ठंडी सतह मिलती हैं तो उसके द्वारा ऊपरी सतह का अपरदन कर दिया जाता है, यानी कि प्याज के छिलकों की तरह वो सतह ऊपर से हट जाती है। उसे ही अपन अपसल्कन या एक्सफोलिएशन के नाम से जानते हैं। तो अपसल्कन एक किस प्रकार की अपक्षय है, भौतिक प्रकार का अपक्षय है अपसल्कन। प्याज के छिलकों की तरह प्याज के छिलकों की तरह अपरदन। रासायनिक की यदि बात करें तो रासायनिक में अपन होता है ऑक्सीकरण होता है एक, तो ठीक है। ऑक्सीकरण के बाद एक होता है हाइड्रीकरण होता है, वो रासायनिक परिवर्तन है। जैविक की यदि बात करें, जैविक में भी अपन वनस्पतियों के द्वारा जो अपर्दन होता है वो होता है, जीवों द्वारा जो अपर्दन होता है वो होता है। मानवकृत की बात करें जो कि मानव द्वारा जो इसका अपर्दन किया जाता है उसे अपन मानवकृत अपर्दन कहते हैं। तो अपसल्कन किस प्रकार का है, भौतिक, या इसे अपन यांत्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है, भौतिक या यांत्रिक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला है बालू का निर्माण होता है, यानी बालू का निर्माण कैसे होता है, अपघर्षण से, सन्निघर्षण से, घुलन क्रिया से या अपवहन से। देखो पवन शुष्क क्षेत्रों या मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपर्दन करती है, और जब पवन चट्टानों का अपर्दन करती है, ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानों का अपर्दन पवन द्वारा होता है, उस अपर्दन के बाद जो उससे अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, यानी चट्टान में से कुछ अपशिष्ट पदार्थ या अपर्दित पदार्थ जो होता है उसको पवन अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, और जब पवन उड़ाकर ले जाती है तो उन कंकड़ पत्थर या जो अपशिष्ट पदार्थ होता है आपस में घर्षण होता है, और आपस में घर्षण के द्वारा उनमें छोटे छोटे टुकड़े या कण बन जाते हैं। उस कण को ही अपन बालू कहते हैं। तो बालू का निर्माण किस प्रकार की क्रिया से होता है, बालू का निर्माण सन्निघर्षण की क्रिया से होता है, ठीक है, बालू का निर्माण सन्निघर्षण की क्रिया से होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ड्रमलिन, यानी कि एक साइड में स्थलाकृतियों का नाम दिया हुआ है और इधर अपर्दन के जो कारक हैं उनके नाम दिए हुए हैं, यानी कि किस अपर्दन के कारक से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। तो ड्रमलिन की यदि बात करें तो ड्रमलिन का निर्माण हिमानी द्वारा होता है, ठीक है। अंधी घाटी की यदि बात करें, देखो पहले में 4 दिखा रहा है, क्या पहले में 4 ऑप्शन पहले में ही है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। अंधी घाटी की यदि बात करें तो अंधी घाटी का निर्माण चूना क्षेत्रों में होता है, और यारडंग की यदि बात करें तो यारडंग पवन द्वारा निर्मित होते हैं, और गोकुर झील या ऑक्सफो झील की बात करें तो ये नदी द्वारा निर्मित होती हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रमलिन का निर्माण हिमानी द्वारा, अंध घाटी का निर्माण चूना पत्थर द्वारा क्षेत्रों में होता है, यारडंग का निर्माण पवन क्रिया द्वारा होता है, और गोकुर झील ऑक्सफो लेक का निर्माण नदी द्वारा होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कि ये जो दिए हुए हैं ये अपर्दन के प्रकार हैं और ये उनके अपर्दन हैं, यानी कि अपर्दन के उप प्रकार हैं, यानी किस के प्रकार का ये उप प्रकार नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। अपदलन, अपदलन देखो वही है अभी जो मैंने आपको बताया था, अपसल्कन भी कहते हैं इसको।
अपसल्कन। अपसल्कन प्याज अपक्ष कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जब किसी चट्टान का ऊपरी भाग गर्म हो जाता है और उस ऊपरी भाग के गर्म होने पर उसके निचले और निचला भाग, ऊपरी भाग के गर्म होने पर उसका निचला भाग ठंडा होता है, और जब गर्म भाग और ठंडे भाग दोनों के बीच में क्रिया होके ऊपरी जो परत है वो प्याज के छिलके के रूप में हट जाती है, तो ये कहलाता है अपदलन, अपसल्कन, प्याज अपक्ष या एक्सफोलिएशन। ऑक्सीकरण की यदि बात करें तो ऑक्सीकरण एक रासायनिक अपक्ष है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो हाइड्रोलिसिस एक यांत्रिक अपक्ष नहीं है, एक रासायनिक अपक्ष है। हाइड्रोलिसिस रासायनिक अपक्ष है। रासायनिक अपक्ष है, और कार्बोनेशन भी आपका रासायनिक अपक्ष है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपदलन या अपसल्कन प्याज अपक्ष है, ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्ष है आपका, हाइड्रोलिसिस यांत्रिक अपक्ष नहीं हो किस प्रकार का है, रासायनिक अपक्ष है, और कार्बोनेशन की बात करें तो कार्बोनेशन भी आपका रासायनिक अपक्ष है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। निम्नांकित जोड़ों में से कौन सा गलत है? अब ये जोड़े दिए हुए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? ठीक है, स्टैक की यदि बात करें तो समुद्र तरंगों के अपर्दन से बनती है स्टैक, बिल्कुल सही बात है। बालसन एक मरुस्थलीय बेसिन होता है, मैंने आपको भी बताया था, बालसन एक मरुस्थलीय क्षेत्र होता है जिसमें आसपास से नदियां आकर गिरती हैं, तो उसे अपन कहते हैं बालसन। अपदलन की यदि बात करें रासायनिक अपर्दन से संबंधित एक क्रिया है, जी नहीं, अपदलन रासायनिक अपर्दन से संबंधित प्रक्रिया नहीं है, ये यांत्रिक या भौतिक अपक्ष से संबंधित एक क्रिया है, यांत्रिक या भौतिक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको देखने में या पढ़ने में लगता है कि ये रासायनिक अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपदलन, एक्सफोलिएशन या प्याज की छिलका के समान जो अपर्दन होता है उसका निर्माण भौतिक या यांत्रिक क्रिया द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबको टालस भी पर्वतपदीय क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर से निक्षेप से बनता है, टालस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, इनमें से हमको कौन सा जोड़ा सही लग रहा है वो आपको देखना है। बात क्षेत्र की यदि बात करें तो बात क्षेत्र उष्ण मरुस्थल में होता है, हमादा आर्द्र प्रदेशों में होता है, आंधी घाटियां काष्ठ क्षेत्रों में होती हैं, प्राकृतिक तटबंध समुद्र तटीय क्षेत्रों में होते हैं। देखो, प्राकृतिक तटबंध समुद्र तटीय क्षेत्रों में नहीं बनते हैं, ये बनते हैं नदीय क्षेत्रों में, नदी निर्मित होते हैं या नदी निर्मित स्थलाकृति है। आंधी घाटियों की यदि बात करें ये काष्ठ क्षेत्रों में ही बनते हैं, और हमादा की यदि बात करें ये शुष्क प्रदेश में बनते हैं, शुष्क या मरुस्थलीय प्रदेश में। बात क्षेत्र की यदि बात करें ये उष्ण मरुस्थल क्षेत्र में नहीं, ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में बनते हैं, बात क्षेत्र समुद्र तटीय। और अंधी घाटी की यदि बात करें तो ये बनती है काष्ठ क्षेत्र में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपकी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, हो सके तो इनको बार बार रिवीजन करें, और ये आपकी कोई भी एग्जाम जो आप ज्योग्राफी से दोगे उसमें आपको ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, बलित संस्तरों पर जिनके ऊपर कठोर शैल आवरण हो के अपर्दन के कारण निम्न में से कौन सा स्थल रूप विकसित होता है? बलित संस्तरों पर जिनके ऊपर कठोर शैल आवरण हो के कारण निम्न में से किस या कौन स्थल रूप विकसित होता है? तो देखो ये होता है मैसा। देखो मैसा एक स्थलाकृति होती है, मैसा एक स्पेनिश शब्द है, मैसा एक स्पेनिश शब्द है, स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है
अर्थ होता है टेबल, अर्थ होता है टेबल नुमा स्थलाकृति, ठीक है। और ये चौड़ी सपाट भूमि होती है। और जब मेसा छोटा होता है, मेसा का छोटा रूप, मेसा का छोटा रूप कहलाता है बुटी, मेसा और बुटी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुकर पृष्ठ ये हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। क्वेस्टा, क्वेस्टा भी एक लावा निर्मित स्थलाकृति है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। मशरूम भूआकृति पाई जाती है। मशरूम भूआकृति के कई क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार में अभी कई लास्ट क्वेश्चन भी अभी कई बार आए हुए हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ भी है। मशरूम रोग क्या होती है? मशरूम रोग शुष्क स्थलाकृति या मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक छतरी नुमा आकार की आकृति पाई जाती है, जिसके निर्माण की यदि बात करें पवन द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। ऊपर एक कठोर चट्टान होती है, उसका अपर्दन पवन नहीं कर पाती है, लेकिन उसके नीचे जो क्या बोलते हैं मुलायम चट्टान होती है, उसका निर्माण उसका अपर्दन पवन द्वारा कर दिया जाता है, तो एक छतरी नुमा आकृति का निर्माण होता है इस प्रकार। तो ये है एक छत्रक शिला, ये कठोर चट्टान है और ये मुलायम चट्टान थी, इसका निर्माण कर दिया गया है। ये इस प्रकार की जो स्थलाकृति हैं ज़्यादातर सहारा मरुस्थल में देखने को मिलती हैं, और सहारा मरुस्थल में इस प्रकार की आकृतियों को अपन गारा के नाम से जानते हैं। सहारा मरुस्थल में सर्वाधिक पाई जाती हैं, जिनको हम गारा कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मशरूम, इसको मशरूम रोग भी कहते हैं, छत्रक शिला भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी आकृति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है आपका सहारा मरुस्थल में, जहां पर इनको क्या कहते हैं, गारा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। लोएस जमाव के अति बृहद क्षेत्र मिलते हैं। लोएस के बारे में मैंने आपको बताया है, पवन द्वारा जब बालू का यानी मिट्टी के छोटे छोटे कणों का निर्माण किया जाता है, उसे हम लोएस कहते हैं। और जब इस लोएस को पवन अपने साथ उड़ाकर ले जाती है और किसी क्षेत्र पर इसका जमाव कर देती है या अनाच्छादन कर देती है, उसे हम उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, लोएस। और लोएस के क्षेत्र जो मिलते हैं हमको उत्तरी चीन में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इस लोएस प्रदेश का सबसे पहले अध्ययन की यदि बात करें तो रिचतोफेन नामक विद्वान ने इसका अध्ययन किया था। लोएस का निर्माण पवनों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पवनों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है। लोएस जमाव के अति बृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? उत्तरी चीन में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक अपक्षय का प्रक्रम है? निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक अपक्षय? यांत्रिक अपक्षय जहां पे आप जाए तो समझ लेना भौतिक अपक्षय की बात है ये कर रहा है। यांत्रिक अपक्षय को अपन भौतिक अपक्षय कहते हैं, जिसमें ताप या दाब के द्वारा अपर्दन होता है। ऑप्शन है कार्बोनेशन, अपसल्कन, जलयोजन, ऑक्सीजन। देखो कार्बोनेशन किसका है? रासायनिक अपक्षय का प्रकार है। कार्बोनेशन रासायनिक अपक्षय का है, जलयोजन रासायनिक अपक्षय का है, और ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय का प्रकार है। कार्बोनेशन, जलयोजन या ऑक्सीकरण किस प्रकार का, किस अपक्षय का अपर्दन का प्रकार है? अपक्षय या अपर्दन का रासायनिक का। और यदि अपसल्कन की अपन बात करें, अपसल्कन जिसको हम अपदलन
अपसल्कन या एक्सफोलिएशन भी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट। कार्बोनेशन, जलयोजन और ऑक्सीजन तो आपके किस प्रकार के उदाहरण हैं अपर्दन के? रासायनिक अपर्दन के। और अपसल्कन की यदि बात करें, प्याज छिलका के समान जिसका अपर्दन होता है उसे कहते हैं अपन यांत्रिक या भौतिक अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित स्थलाकृतियों में कौन वायु क्रियाओं द्वारा निर्मित होती है? यानी पवन द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण इसमें से होता है? देखो, बालू रोधिका, बालू का स्तूप, बालू की चादर, प्रस्तर जालक निर्मित नहीं होता है, ये बोल रहा है साहब। ये ध्यान रखना है। देखो, क्वेश्चन नहीं और हाँ में जब आता है कि ये कौन सा नहीं है, इसमें कौन सा असत्य है, इसमें कौन सा सत्य है, इसमें से कौन सा सही नहीं है, ऐसे यदि क्वेश्चन आते हैं वो तो ज़्यादातर हमको मतलब ऐसे पढ़ने चाहिए। ऐसे मतलब नहीं है, सत्य है, असत्य यदि बोल रहा है तो उस पर एक बार गोला कर लें या उस पर निशान लगा लें, जिससे आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान आ जाएगी हमसे क्या बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर गलत ही हो जाते हैं और हमें ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो निम्नांकित स्थलाकृति में कौन वायु क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है? तो बालू रोधिका की यदि बात करें तो बालू रोधिका का निर्माण होता है समुद्र तटीय क्षेत्रों में या समुद्री जल द्वारा। समुद्री जल द्वारा निर्माण होता है बालू रोधिका का। बालू का स्तूप की यदि बात करें तो बालू का स्तूप बरखान जो होते हैं या टीले जो होते हैं रेगिस्तान में, बालू का स्तूप कहते हैं उनको। सीप, जिसके बारे में अभी हमने कई बार चर्चा भी की है, तो वो उनका निर्माण पवन द्वारा होता है। बालू की चादर की यदि बात करें, बालू की चादर जो जमा हो जाती है, लोयस की भी बात करें तो लोयस भी एक प्रकार से बालू की चादर ही है, उसका निर्माण भी पवन द्वारा होता है। प्रस्तर जालक की यदि बात करें तो किसी चट्टान में जब पवन द्वारा छोटे छोटे छिद्र या छोटे छोटे रंध्र कर दिए जाते हैं उसे प्रस्तर जालक कहते हैं। बालू का जमाव बालू की चादर कहलाता है। बालू का स्तूप बरखान या टीले होते हैं। लेकिन बालू रोधिका जो होती है उसका निर्माण किया जाता है समुद्री जल के द्वारा, यानी कि तटीय क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। मेसा या बुटी किस अभिकर्ता के कार्य से बनते हैं? मेसा या बुटी, मेसा के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। मेसा एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है टेबल, और एक विस्तृत सपाट क्षेत्र होता है उसे अपन मेसा कहते हैं। और यदि मेसा का छोटा भाग होता है उसे अपन बुटी कहते हैं। मेसा का छोटा भाग या रूप क्या कहलाता है? बुटे। तो मेसा की यदि बात करें तो इसका निर्माण पवन द्वारा या वायु द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। उर्मे का तरंग किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? देखो, उर्मे का तरंग इस प्रकार की लहरें जो बनती हैं तटीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में, लहरनुमा जो आकृति होती हैं उनको कहते हैं अपन उर्मे का तरंग। लहरनुमा आकृति जो होती हैं उनको उर्मे का तरंग कहते हैं या उनको हम यारडंग भी कहते हैं। तो लहरनुमा आकृतियाँ उर्मे का तरंग किस प्रकार की स्थलाकृतियों में पाए जाते हैं? तो वो आपको पाई जाती हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में या रेगिस्तानी या शुष्क क्षेत्रों में। इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है उर्मे का तरंग का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको कहते हैं अपन उर्मे का तरंग। नेक्स्ट अब है वायु द्वारा अपर्दन की सामान्य प्रक्रियाएं हैं। मैंने अभी आपको तीनों के बारे में बताया था, अपघर्षण, अपवहन और सन्निघर्षण। देखो, अपघर्षण, सन्निघर्षण या अपवाहन।
देखो अपघर्षण क्या होता है, जब पवन द्वारा चट्टानों पे घर्षण किया जाता है या चट्टानों पर रगड़ से जो अपर्दन होता है वो होता है अपघर्षण। पवन द्वारा चट्टानों पे जो रगड़ से अपर्दन होता है उसे कहते हैं अपघर्षण। और जब चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े अपर्दन के द्वारा हो जाते हैं, उन टुकड़ों को पवन अपने साथ उड़ाकर या बहाकर ले जाती है। जब इन टुकड़ों में आपस में जो रगड़ पैदा होती है उसे कहते हैं अपन सन्निघर्षण। अपवाहन, जब पवन मिट्टी के या चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है तो इस क्रिया को अपन कहते हैं अपवाहन। इनमें से आप देख सकते हो कौन सा, अपघर्षण, अपवाहन या सन्निघर्षण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पथरीले ककरीले मरुस्थल को कहते हैं, यानी कि पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? तो पथरीले मरुस्थल की यदि बात करें तो वो कहलाता है रेग। पथरीले या ककरीले मरुस्थल को रेग कहते हैं। मरुस्थल भी देखो, पथरीला या ककरीला मरुस्थल रेग, देखो पथरीला मरुस्थल कहलाता है रेग, ठीक है। रेतीला मरुस्थल कहलाता है इर्ग या अर्ग। और चट्टानी मरुस्थल जो होता है, चट्टानी या कठोर, उसको अपन कहते हैं हमादा। ठीक है, पथरीला मरुस्थल होगा उसे अपन रेग कहेंगे, रेतीले मरुस्थल को अपन अर्ग या इर्ग कहेंगे, चट्टानी या कठोर मरुस्थल को अपन हमादा कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। शुष्क प्रदेश में अर्धचंद्राकार निक्षेप वाली स्थिराकृतियों को क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बनाकर भी बताया था। शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की जो अर्धचंद्राकार आकृतियां बनती हैं उनको अपन बरखान कहते हैं, बरखान कहते हैं। इनको अपन बाल का स्तूप भी कहते हैं। स्तूप, बरखान या बाल का स्तूप कहते हैं। इनके बाल का स्तूपों के भी कई प्रकार होते हैं जिनको हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका बरखान हो जाएगा। इर्ग की यदि बात करें, अभी आपको बताया था इर्ग होता है पथरीला या ककरीला मरुस्थल, उसको इर्ग कहते हैं। लोयस की यदि बात करें, जब चट्टानें धूल के कणों को या मिट्टी के चट्टानी कणों को उड़ाकर अपने साथ ले जाती हैं और उनको किसी एक स्थान पे जाके जमा कर देती हैं, उसको कहते हैं अपन लॉयस। इर्ग हो गया, लॉयस हो गया। सीप की यदि बात करें, बरखान के दो भुजाएं हैं, इनमें से किसी एक भुजा का अपर्दन हो जाता है तो उसे अपन सीप कहते हैं। बरखान की एक भुजा का अपर्दन हो जाने पर जिस आकृति का या स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे अपन सीप कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बरखान। नेक्स्ट, गिरिपथ क्षेत्र में जलोढ़ पंखों की श्रेणियों के सम्मिलन से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? यानी कि पर्वत पदीय क्षेत्रों में जलोढ़ पंख की श्रेणियां जब मिल जाती हैं, ये पर्वत पदीय क्षेत्र हैं, इसके नीचे जब जलोढ़ पंख, देखो इस प्रकार छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसी कई स्थलाकृतियां मिल जाती हैं, ऐसी कई स्थलाकृतियां आपस में मिल जाती हैं तो उसे अपन बजादा कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र है ये। और इनका निर्माण भी शुष्क क्षेत्रों में होता है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बजादा। पेडिमेंट, पेडिमेंट के बारे में भी हमने बताया था। पदस्थली, पर्वत पदीय क्षेत्रों की बात कर रहा है। हमदा, चट्टानी मरुस्थल की बात कर रहा है। तो सारे ऑप्शन अपने डिस्कस किए हुए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से रासायनिक अपक्षय नहीं है। अपक्षय के हमने आपको 3 प्रकार बताए हैं, रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय और मानवीकृत अपक्षय, या इसको हम जैविक अपक्षय भी कहते हैं। भौतिक अपक्षय में अपन पढ़ते हैं ताप या दाब के कारण होता है, ठीक है, उसे हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। और रासायनिक अपक्षय की यदि बात करें तो ऑक्सीकरण, जलीयकरण या कार्बनीकरण जो होता है उसे हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। मानवीय अपक्षय की यदि बात करें, देखो भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय, और इसके बाद दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय, और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। अपक्षय के बारे में अपन डिटेल से आगे भी डिस्कस करेंगे। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय ताप या दाब के कारण होता है। रासायनिक अपक्षय की बात करें तो जलीय ऑक्सीकरण है, जलीयकरण है, कार्बनीकरण है, ठीक है, तो ये आते हैं रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत। जैविक अपक्षय की बात करें तो मानवीकृत जितने भी अपक्षय हैं या वनस्पति द्वारा या जीव जंतुओं द्वारा जो अपक्षय होता है या किया जाता है उसे अपन कहते हैं जैविक अपक्षय। इसमें से अपन देखते हैं तो हिमीकरण जो है, देखो ऑक्सीकरण, जलयोजकीकरण और कार्बनीकरण ये सभी रासायनिक अपक्षय के प्रकार हैं। लेकिन हिमीकरण जो है, हिमीकरण हिमानी द्वारा निर्मित अपक्षय है। जो हिमानी या हिमनदी होती हैं उनके यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय द्वारा अपर्दन किया जाता है, उसे अपन हिमानीकरण कहते हैं। जैसे इसका मुख्य कारण उत्पाटन क्रिया होती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आने वाली क्लासों में भी अपन पवन के साथ साथ नदी जल और हिमानी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें लाइक भी करें। थैंक यू।